हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सुपर्ब। दोस्तों, हम लोग लास्ट क्लास में अपना कहाँ चल रहे थे? चलो एक काम करते हैं, लास्ट क्लास का छोड़ते हैं। आज हम क्या करते हैं? आज हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। आज हम जल्दी से चैप्टर 8 और चैप्टर 8 को जल्दी से पहले रिवाइज करते हैं जो बचा हुआ था। ठीक है, तो जल्दी से आइए। कॉन्सेप्ट बुक आ जाइए, पेज 8-18। कॉन्सेप्ट बुक पेज 8-18 आ गए। अब जल्दी से मैं रिवाइज करना शुरू कर रहा हूँ। देखिएगा, फर्स्ट पार्ट हमने इसका रिवाइज कर लिया था चैप्टर 8 का। सेकंड पार्ट, सेकंड हाफ इसका रिवाइज करना रह गया था। मैंने आपको बताया था दो तरीके के फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं, एक फाइनेंशियल, एक नॉन फाइनेंशियल मेजर होता है परफॉर्मेंस का। और इसमें हमने समझा था नॉन फाइनेंशियल कई मॉडल्स हमने समझे थे। कैपलन नॉर्टन का बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस प्रिज्म, परफॉर्मेंस पिरामिड, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। तो आपने कहा हाँ सर ये सब आपने समझाया था, हमें याद आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कराता हूँ कैसे था बैलेंस स्कोर कार्ड और कैसे हम इस सबको स्ट्रेटेजी वगैरह से लिंक करते हैं। आपको नॉन फाइनेंशियल वेक्टर कैसे लिंक करते हैं ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे जब हम बैलेंस स्कोर कार्ड पढ़ लेंगे। आपने कहा सर समझाइए बैलेंस स्कोर कार्ड कैसे है और कैसे है स्ट्रेटेजी मैप। कैसे है बैलेंस स्कोर कार्ड और कैसे है स्ट्रेटेजी मैप। मैंने कहा देखो, स्ट्रेटेजी मैप क्या होता है और बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है उसको समझने से पहले याद दिलाता हूँ कि मिशन विजन वगैरह किस तरीके से था। पेज 8-21 पे आइए। आपको याद होगा, एक हमारा था मिशन, मतलब हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं। एक था हमारी वैल्यूज की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कितने एथिकल हैं, कितने हम सोशल वे में सोचते हैं। अच्छा, फिर हमारा था विजन। विजन का मतलब आपने कहा कि सर हम आखिरकार व्हाट वी वांट टू बी, है ना। अब विजन को मीट करने के लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी होती है और मैंने आपको हल्का सा बताया था कि देखिए, परफॉर्मेंस प्रिज्म में स्ट्रेटेजी बाद में बनती है। पहले स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन और कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। एनी हाउ, यहाँ पे आप क्या कहते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं और एक स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, एक गेम प्लान है। आप कहते हैं कि आखिरकार ये कैसे अचीव करेंगे हम अपना विजन, उसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। फिर आप कहते हैं कि स्ट्रेटेजी तो बन गई सर, अब क्या करें, अब कैसे स्ट्रेटेजी को फुलफिल करें बिजनेस की। तो उस स्ट्रेटेजी को जब ट्रांसलेट करने बैठते हैं तो हमें चाहिए स्ट्रेटेजी मैप। स्ट्रेटेजी मैप बैलेंस स्कोर का ही सेकंड जनरेशन था, कुछ भी और नहीं था। मैं हल्का सा आपको याद कराता हूँ स्ट्रेटेजी मैप में चाहिए क्या होता था, किस तरीके से स्ट्रेटेजी मैप था। दोस्तों, स्ट्रेटेजी मैप आपको बैलेंस स्कोर कार्ड और स्ट्रेटेजी मैप को दो पार्ट में डिवाइड करने को कहता था ऑब्जेक्टिव्स बैलेंस स्कोर कार्ड का ही पार्ट है, लेकिन हम उसको दिखाएंगे, हम उसको कहाँ दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी मैप। लेकिन मेजर्स, टारगेट्स, इनिशिएटिव्स हम शो करेंगे एज अ पार्ट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। स्ट्रेटेजी मैप में होता क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि देखिए, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन बैलेंस स्कोर कार्ड में ये बेसिक डिफरेंस था जब कैपलन और नॉर्टन ने बनाया। जब फर्स्ट जनरेशन में कैपलन और नॉर्टन वर्क कर रहे थे, नॉर्टन कंसल्टेंसी के अंदर 12 कंपनीज के ऊपर उन्होंने डेटा एनालाइज किया था। तो उन्होंने ये देखा था कि यार हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं लेके आए। तो उन्होंने जब ये स्ट्रेटेजी में लेके आए तो उन्होंने पूरा एक कॉजुअल रिलेशनशिप बनाया कि क्या करने से क्या होगा, मतलब किसको किस वजह से क्यों करना चाहिए। तो आप ये कहेंगे हाँ सर, किसको करने से क्या होगा। ठीक है, तो आपने कहा सही बात है सर। हमने क्या किया, हमने जैसे ये सोचा, मैं हल्का सा याद दिलाता हूँ। जैसे मैंने उस समय एग्जांपल दिया था, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप रेवेन्यू इंक्रीज करें, ग्रो करें, मतलब आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं रेवेन्यू। क्यों आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, आपने कहा क्योंकि मेरे को उससे स्ट्रेटेजी रीच होगी। आपने कहा ठीक है सर,
अब उस रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए लेटस से आपने सोचा मुझे क्या चाहिए, आपने लेटस से सोचा कि यार मेरे पास क्या होना चाहिए अगर मैं रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, मेरे पास कस्टमर लॉयल्टी मेरे को इंप्रूव करनी है। तो आपने कस्टमर पर्सपेक्टिव के लिए लॉयल्टी चूज कर लिया ऑब्जेक्टिव कि मेरे को इंप्रूव करना है कस्टमर लॉयल्टी। आपने कहा कस्टमर लॉयल्टी इंप्रूव करने के लिए मैंने कहा मुझे प्रोडक्टिविटी साइकिल रिड्यूस करना है, प्रोडक्शन साइकिल मेरे को रिड्यूस करना है। मैंने उस पर वर्क अराउंड किया, मेरा प्रोडक्शन साइकिल टाइम मैंने कम किया, करने बैठ रहा हूँ। आपने कहा उसके लिए मुझे स्किल रीस्किल वगैरह करना पड़ेगा अपनी टीम को। तो आपने सबसे पहले फाइनेंशियल मेजर सोचा रेवेन्यू के टर्म्स में, फिर आपने लॉयल्टी सोची कस्टमर की टर्म्स में, फिर आपने क्या सोचा, आपने कहा कि थर्ड क्या सोचा, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव या इंटरनल प्रोसेस या बिजनेस पर्सपेक्टिव, बहुत नाम है इसके, कि किस तरीके से क्या प्रोसेसेस में चेंज लाऊं कि मेरी प्रोसेसेस इंप्रूव हो जाएं और मैं कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकूं। और लास्ट, प्रोसेस तो चेंज कर दी, लर्निंग भी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नहीं तो काम कैसे होगा। तो आपने स्किल्स रीस्किल्स वगैरह किए। आपने कहा कि ठीक है, फिर हमने बैलेंस स्कोर कार्ड बनाया। हमने सोचा हर हर पर्सपेक्टिव के लिए हमें सोचना होगा कि क्या मेजर्स हो। मेजर्स को हम केपीआई भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को गोल्स, या फिर आप यहाँ पे सीएसएफ भी कहेंगे। आप ये सोचेंगे कि क्या मेजर्स हम रखें ताकि हमें पता चल जाए कि आखिरकार, जैसे कस्टमर पर्सपेक्टिव है, कैसे पता चले कि कस्टमर की लॉयल्टी इंक्रीज हुई है। तो आपने सोचा कि लेटेस्ट से हमारा बाउंस रेट, वेबसाइट का बाउंस रेट, हमने सोचा कि हमारा क्या होगा, कस्टमर लॉयल्टी होगा। तो आपने वेबसाइट का बाउंस रेट मेजर रख लिया। फिर आपने उसका टारगेट बनाया कि देखिए हमारा इससे ज़्यादा बाउंस रेट नहीं होना चाहिए। फिर आपने टारगेट बनाया क्या, कि हमारा इससे ज़्यादा बाउंस रेट नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है? आपने कहा ठीक है सर। फिर आपने कहा अगर हम टारगेट रीच नहीं कर पा रहे, अगर हम टारगेट्स रीच नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे। इनिशिएटिव शॉर्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं, बस यहाँ पे टाइम डिफाइंड होते हैं कि आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप टारगेट मीट नहीं कर पाए, किसी वजह से आप टारगेट मीट नहीं कर पाए, तो आपने एक छोटा मोटा एक्टिविटी करनी है जो कि सिर्फ इस पर्टिकुलर टारगेट को मीट करने के बाद फिनिश हो जाए। ऑब्जेक्टिव इस तरीके से फिनिश नहीं होते थे। स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, जैसे सिर्फ इनिशिएटिव भी कहते हैं, वो फिनिश हो जाता था। तो आपने कहा ठीक है सर, ये हमारा मिशन विजन स्ट्रेटेजी था, मतलब ये हमारा स्ट्रेटेजी मैप था। इसका नाम स्ट्रेटेजी मैप इसलिए रखते थे क्योंकि स्ट्रेटेजी को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जैसे दिल्ली से मैंने आपको एग्जांपल लिया था, मुंबई जाना है, आप बीच में बेंचमार्क्स चाहते हैं ताकि आप इजीली पहुंच सकें। अब दिल्ली से मुंबई कैसे पहुंचेंगे, आपको पता है रास्ते में जैसलमेर पड़ रहा है, लेटर से मुझे नहीं मालूम पड़ता है यानी उदयपुर तो पड़ता है, आपने कहा जयपुर पड़ता है, उदयपुर पड़ता है, तो आपने कहा पहले यहाँ से जयपुर जाऊंगा, जयपुर जब पहुंच जाऊंगा उसके बाद मैं वहां से उदयपुर जाऊंगा, उदयपुर जब पहुंच जाऊंगा उसके बाद वहां से मुंबई जाऊंगा। तो आपने कहा बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ सोचेंगे हम, बिल्कुल सेम तरीके से कि अगर मेरे को यहाँ से वहां तक पहुंचना है, इस जगह से स्ट्रेटेजी को फुलफिल करना है, तो पहले मेरे को इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में ये चेंज लाना पड़ेगा, इसमें ये चेंज लाऊंगा तो इसकी वजह से मेरे कस्टमर ये सॉरी पहले लर्निंग एंड ग्रोथ में मेरे को ये चेंज लाना पड़ेगा, लर्निंग एंड ग्रोथ में लाऊंगा तो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में ये चेंज आएगा, इंटरनल में ये चेंज आएगा तो आपका लर्निंग में ये चेंज आएगा, लर्निंग में क्या बोल रहा हूँ मैं अभी यार, सीक्वेंस गड़बड़ हो गई। सीक्वेंस देखिए बड़े सिंपल है, पहला फाइनेंस, दूसरा कस्टमर, थर्ड इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव और फोर्थ लर्निंग एंड ग्रोथ। वो उल्टा बोलने में गड़बड़ कर रहा था। तो आपने कहा कि सर सबसे पहले मेरे को ये चेंजेस, इस तरीके की स्किल्स डेवलप करनी चाहिए लर्निंग एंड ग्रोथ में, तो मैं इस तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाऊंगा इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में। तो इससे क्या होगा, मेरे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे कस्टमर पर्सपेक्टिव के लिए। और आपने कहा कि सर लास्ट आपने कहा इससे मेरा रेवेन्यू पे ये ग्रोथ मेरा बिजनेस में ये आएगी। ठीक है। बाउंस रेट होता है कि कितनी बार, अब जैसे मान के चलिए मेरी एक वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट खोल के आप चले गए वापस, आपने कहा गलती से खोल ली, तो आप बाउंस बैक कर गए। ठीक है दिव्यम, बाउंस रेट उसको कहते हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट पे रुके रहे, आपने रीड किया इन्फॉर्मेशन को, इसका मतलब आपने सही वेबसाइट खोली, तो आपका जो बाउंस रेट होना चाहिए वो लोएस्ट होना चाहिए, ताकि जो गूगल वगैरह है उसको ये समझ में आए कि हाँ उसने
इंडेक्सिंग जो कर रखी है आपकी वेबसाइट की वो सही कर रखी है और सही कस्टमर आप पे पहुंच रहे हैं, गलत कस्टमर नहीं पहुंच रहे, और बाउंस रेट कम होगा तो वो फिर आपकी वेबसाइट को सही समझेगा कि सही जगह इंडेक्स है। अदरवाइज उसे गलत समझ के वो उसको रेट डाउन कर देता है। समझ गए? तो आपने कहा अच्छा सिर्फ बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है? मैंने कहा देखो हम लोग क्या करते हैं, एक स्कोर कार्ड डेवलप करते हैं। स्कोर कार्ड के अंदर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आखिरकार कितनी कितनी वेटेज किस किस पर्सपेक्टिव की है। पर्सपेक्टिव कुछ नहीं होता, किसी को प्रॉपरली देखने को, किसी चीज को सोचने को हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो हम उस स्कोर कार्ड को इस तरीके से बनाते हैं कि हम कुछ बैलेंस डेवलप कर सकें। बैलेंस का मतलब ये नहीं इक्विलिब्रियम बैलेंस होना चाहिए कि सबको फोर पर्सपेक्टिव है तो फोर के फोर पर्सपेक्टिव को आप इक्वल वेटेज दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि सर किसी को ज्यादा किसी को कम, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन होता है। यहाँ तक पर्सपेक्टिव भी रियल लाइफ में, नॉट इन एकेडमिक लाइफ, फोर या थ्री या टू, फाइव कुछ भी हो सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी दैट देयर शैल बी फोर ओनली। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज समझी थी, एक दो चीजें हैं। कैपलन नॉर्टन ने कहा था कि कुछ भी कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन जो है आप इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव ही लेंगे, आप उसको लर्निंग एंड ग्रोथ नहीं ले सकते। उसमें उसने समझाया था कि देखो जैसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, उसके लिए अगर आपने स्किल्स डेवलप की तो वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट में आएगा, अगर आपने उसके लिए प्रोसेसेस डेवलप की तो वो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में आएगा। यहाँ तक उसने खुद इनोवेशन वगैरह के साथ आपने देखा था, इनोवेशन को उसने कभी वो लेके जा रहा था लर्निंग एंड ग्रोथ के साथ, कभी वो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव के साथ, उसकी खुद ही की बुक्स में। तो आपने कहा कोई एक ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या लेके चलना है, इनोवेशन को लर्निंग एंड ग्रोथ के साथ लेके चलना है, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को किसके साथ लेके चलना है, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव के साथ। मैंने आपको समझाया फाइनेंशियल मेजर्स, देखो फोर मेजर्स हैं। अच्छा, फोर मेजर्स क्यों डिसाइड किए, एक्चुअली उसने समझाया, कैपलन नॉर्टन ने, उन्होंने समझाया क्या, जब हम एक स्ट्रेटेजी को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कोई भी स्ट्रेटेजी तभी इफेक्टिव होगी जब वो कंटेन करती हो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नहीं। सिर्फ ये ना सोचे कि आपके फाइनेंशियल एस्पिरेशंस क्या है, वो ये भी सोचे कि आप कौन से मार्केट को सर्व कर रहे हैं, कौन सी प्रोसेसेस को आपको कॉन्कर करना है ताकि आपकी बिजनेस अच्छा चल सके, आपके पीपल के अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्या आपका कल्चर वगैरह होना चाहिए, ताकि आप इस शिप को, आपके बिजनेस की शिप को अच्छे से सक्सेस की ओर ले जा सके। तो उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, दोनों ने मिलके उन्होंने कहा फोर फोर पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम सोचते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये बताता है कि आखिरकार आपको आपको आपके बिजनेस के अंदर, आपको आपके बिजनेस के अंदर क्या ऐसा करना चाहिए कि आपके स्टेक होल्डर्स की नीड सेटिस्फाई हो सके, आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। तो आपने कहा वो सब कुछ अगर हम कर रहे हैं तो हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के ऊपर जा रहे हैं। मतलब अगर हम शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स वगैरह की फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी कर रहे हैं, अब आप कहेंगे इसके लिए हम अपना मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, ऑपरेटिंग इनकम हम चाहेंगे, हमारा पीबी रेशियो बेस्ट टू बेस्ट हो, आरओआई बेस्ट हो, आप चाहेंगे आरआई बेस्ट हो, ईवीए बेस्ट हो, एटसेट्रा। तो आप जो भी करना चाह रहे हैं वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है। कस्टमर पर्सपेक्टिव, आपने कहा कि यार मार्केट के बारे में समझो, जब तक मार्केट के बारे में नहीं समझोगे फाइनेंस नहीं आएगा। मतलब फाइनेंस के बारे में सोचना अपने आप में बढ़िया बात है, लेकिन फाइनेंस जो होता है एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। फाइनेंस सिर्फ ये दिखा रहा होता है कि हमने पास्ट में क्या किया था जिसकी वजह से आज ये इम्पैक्ट आया है। आपको सोचना पड़ेगा कि आखिरकार में मार्केट में कैसे सस्टेन करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे कस्टमर आपके पास आए। इसके लिए आपको हो सकता है लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़े, हो सकता है आपको डिफरेंशिएशन एडवांटेज प्रोवाइड करनी पड़े, हो सकता है आपको अपनी कस्टमर इंटीमेसी इंक्रीज करनी है, हो सकता है आपको कुछ और करना पड़े। आपको जो करना है आप करिए, लेकिन आपको मार्केट के बारे में सोचना है। आपको सोचना है कि आखिरकार मार्केट में हम अपना शेयर कैसे इंप्रूव कर सकें, मार्केट के अंदर हमारे पास बिजनेस कैसे डेवलप हो, क्या क्या करें, क्या कस्टमर की नीड्स हैं, कैसे उसको सेटिस्फाई करें। ऑब्वियसली उसको करने के लिए हमारे को प्रोसेसेस में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, उसको कहते हैं इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। बिजनेस पर्सपेक्टिव बहुत सारे नाम हैं इसके। तो आपने कहा ठीक है सर, इसमें हम क्या करते हैं, मतलब हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ये सोच रहे हैं कि आखिरकार हमारी बिजनेस के अंदर क्या 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 हमारी प्रोसेसेस पे हमें वर्क अराउंड करना चाहिए ताकि हम वो नीड्स फुलफिल कर सके, वो नीड्स हम क्या कर सके, फुलफिल कर सके। जल्दी बोलो किसको समझ में नहीं आई बात, आ गई? आपने कहा ठीक है, कस्टमर की नीड्स फुलफिल करने के लिए प्रोसेस में चेंज लाए। अब लर्निंग एंड ग्रोथ क्या है,
जिसे इनोवेशन लर्निंग एंड ग्रोथ भी कहते हैं। इसको बेसिकली ये सिंपल सी बात ये कह रहा है कि देखिए आपको अपनी एबिलिटी डेवलप करनी है ताकि आपने जो प्रोसेसेस में चेंज किए उनको आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकें। तो वो बहुत सिंपल सी बात 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करता है। वो कहता है कि देखिए कैपलन एंड नॉर्टन क्या कहते हैं कि देखिए एक तो आपको ह्यूमन कैपिटल डेवलप करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपने कहा कि सर हमें हमें स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, रीस्किल करना पड़ेगा स्टाफ को, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी स्टाफ को। आपको इंफॉर्मेशन फ्लो, सेकंड क्या है, इंफॉर्मेशन फ्लो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी चेंजेस है, जो भी टॉप से बॉटम तक सारा इंफॉर्मेशन फ्लो हर स्टाफ के पास बहुत ही अच्छे से जाना चाहिए। और थर्ड, आपका रिवार्ड सिस्टम, आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वगैरह इस तरीके से होना चाहिए कि एम्प्लॉयज मोटिवेट हों वर्क करने के लिए। इसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी कहते हैं। ये आपका नट इन नटशेल आपका पूरा बैलेंस स्कोर कार्ड और स्ट्रेटेजी मैप था। बैलेंस स्कोर कार्ड और स्ट्रेटेजी मैप था। सेकंड है परफॉर्मेंस पिरामिड। परफॉर्मेंस पिरामिड क्या था, इसे हम स्मार्ट सिस्टम भी कहते थे, स्ट्रेटेजिक मेजर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्निक, स्मार्ट। ये लिंच एंड क्रॉस ने 1991 में इंट्रोड्यूस किया था। 92 में आया था आपका बैलेंस स्कोर कार्ड, 1991 में ये आया था। इसके अंदर क्या था, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि देखो हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट का विजन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, और उसको उसको नीचे लाते 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 उसी बात को इस तरीके से लेके चलना होगा कि वो चीज एकदम क्लियरली, पर्पस जो हो वो एकदम क्लियरली समझ में आए, इवन जो हमारे वर्क सेंटर्स मतलब ऑपरेशंस मैनेजर हैं उनको भी। तो आपने कहा कि सर क्या कहना चाह रहे हो, देखो इसी चार्ट को, इसी इमेज को मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा था ताकि आपको दो फेसेस अलग अलग दिखाई दे सके। उन्होंने कहा था अगर आप विजन और स्ट्रेटेजी को मीट करना चाह रहे हैं ना, तो आपको बहुत सिंपल सी बात ये समझनी पड़ेगी कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके जो वर्क सेंटर्स है, डिपार्टमेंट्स है, फ्रंट लाइन मैनेजर्स हैं, उन्हें बात समझ में आनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और वो उनके करने से आपके स्ट्रेटेजी या विजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आपने कहा कि अच्छा सर, हाँ, उनको इंटरनल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें इंटरनल इम्पैक्ट्स क्या है, और एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आना चाहिए, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस भी समझ में आनी चाहिए। तो आपने कहा कैसे करना चाहिए सब। उन्होंने कहा कि देखो उन्होंने कहा कि देखो जो साइकिल टाइम होता है ना, जो साइकिल टाइम होता है, साइकिल टाइम से मत शुरू करो, आप एक काम करो। उन्होंने कहा देखो दो तरीके से डिवाइड करते हैं बिजनेस में, एक मार्केट मेजर्स है, एक फाइनेंशियल मेजर्स है। कौन कौन से, मार्केट मेजर्स और फाइनेंशियल मेजर्स। मार्केट मेजर्स क्या है, आपने कहा कि सर मार्केट मेजर्स के अंदर हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आखिरकार कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई करें। हम क्या सोच रहे हैं, कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो आपने कहा कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, मैंने बिल्कुल, कस्टमर्स को आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे। तो आपने कहा कि सर कस्टमर सेटिस्फाई करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ये सोचते हैं कि आखिरकार हम कैसे बढ़िया क्वालिटी डिलीवर करें और कैसे हम टाइमली डिलीवरी करें, है ना। तो आपने कहा कि ये सर ये सब एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस है। अगर हम अच्छी क्वालिटी फ्रंट एंड पे डिलीवर करने लग जाए और डिलीवरी टाइमली डिलीवरी हो, तो ऑब्वियसली कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होगा। और डिलीवरी सिर्फ टाइमली नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल डिलीवरी भी होनी चाहिए। अगर नीड हो तो आप जल्दी डिलीवर कर सकें, जब ज़्यादा जल्दी जरूरत हो रश ऑर्डर्स भी फुलफिल कर सकें। इससे आपके एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगी और अल्टीमेटली आपका मार्केट मेजर्स जो आप कह रहे हैं, आपका बिजनेस एक्सटर्नली ग्रो होगा, आपके मेजर्स मीट हो जाएंगे और आप अल्टीमेटली कॉर्पोरेट विजन एंड स्ट्रेटेजी को मीट करेंगे। आपने कहा कि सर और भी कुछ हो सकता है, मैंने कहा एग्जैक्टली और भी हो सकता है। एक और मेजर है, आपने कहा क्या, हमने कहा फाइनेंशियल मेजर्स। वो कैसे लेके चलते हैं, हम कहते हैं कि यार हम ऑपरेशंस मैनेजर से कहते हैं, डिपार्टमेंट्स वर्क सेंटर पे जो काम कर रहे हैं उनसे कहते हैं कि देखो आपका जो साइकिल टाइम है ना, प्रोडक्शन साइकिल टाइम, इसको आप कम करिए। जब आप वही चीज कम टाइम में प्रोड्यूस करेंगे, मतलब उसी चीज की आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, आपने कहा ठीक है, और उसमें आप वेस्ट रिड्यूस कर रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट इंप्रूव हो जाएगी अपने आप,
वेस्टेज कम कर दीजिए, स्क्रैप वेस्टेज कम कर दीजिए, तो आपकी कॉस्ट अपने आप इंप्रूव हो गई, प्रोडक्टिविटी अपने आप इंप्रूव हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए इसके अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? अगर ज्यादा ऑर्डर आ जाए तो आप उसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकें कि ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका फाइनेंस बढ़ जाएगा। आपने कहा कि हमारा हाँ 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 हमारा प्रॉफिट वगैरह बढ़ेगा, हमारा रेवेन्यू वगैरह बढ़ेगा, तो हम उसको उस तरीके से मेजर करते हैं। फिर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मेजर्स सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे क्या क्या टारगेट्स वगैरह मीट हो और हमें किस किस तरीके से साइकिल टाइम इंप्रूव करना चाहिए, वेस्टेज रिड्यूस करनी चाहिए, एक्सेट्रा। तो इसमें इसमें सारा जो डाउन द लाइन है ना, उनको एक एक बात क्लियर होती है कि हम ये काम कर रहे हैं ना, इससे फाइनेंस पे ये इम्पैक्ट आएगा, ये क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, इससे हमारे मार्केट मेजर्स पे ये इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बेसिकली पर्पस को मैच कराने का काम चल रहा था परफॉर्मेंस पिरामिड में। फिर आपने कहा कि सर ये तो हमें क्लियर हो गया, ये तो हमें क्लियर हो गया। इसके बाद हम आए थे रिजल्ट्स एंड डिटर्मिनेंट फ्रेमवर्क पे। रिजल्ट्स एंड डिटर्मिनेंट फ्रेमवर्क पे जिसे आप बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बाय फिट्जगेराल्ड एंड मून भी कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बाय फिट्जगेराल्ड एंड मून भी कहते हैं। अच्छा ये बताइए ये किस सेक्टर पे लगता था? चलिए चेक करता हूँ किस सेक्टर पे लगता था। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे लगता था? क्या ये ट्रेडिंग सेक्टर पे लगता था? क्या ये सर्विस सेक्टर पे लगता था? किस सेक्टर पे लगता था? थोड़ा गाइड करिए मेरे को ताकि मैं ज्यादा अच्छे से समझा सकूं। जल्दी से गाइड कर। किस सेक्टर पे लगता था? सर्विस सेक्टर पे। किस पे लगता था? सर्विस सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्रीज में लगता था, है ना? तो आपने कहा हाँ सर ये तो सर्विस इंडस्ट्री में लगता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। तो आपने कहा कि सर इसमें ये बात याद रखनी है, स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, भूल जाते हैं कि ये सर्विस इंडस्ट्री पे लगता था, मैन्युफैक्चरिंग पे लगाने बैठ जाते हैं। तो आपने कहा कि सर इसके अंदर उन्होंने ये समझाया, क्या समझाया? उन्होंने समझाया कि देखो आपने करना क्या है, आपने करना क्या, तीन क्वेश्चंस। फिट्जगेराल्ड एंड मून ने क्या समझाया? फिट्जगेराल्ड एट एल एंड फिट्जगेराल्ड एंड मून ने, उन्होंने कहा आपको थ्री क्वेश्चंस को आंसर करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से ऐसे डायमेंशंस और परफॉर्मेंस के जिसको आपने इंप्रूव करना चाहिए, क्या उनके लिए एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए, और क्या रिवॉर्ड वगैरह रखना चाहिए ताकि हम लोग मोटिवेट कर सके अपनी टीम को, ताकि वो उन टारगेट्स को, परफॉर्मेंस टारगेट्स को, स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। तो आपने कहा ये थ्री थ्री ब्लॉक्स थे बिल्डिंग के, बड़े बड़े पत्थर थे। तो आपने कहा कि सर फर्स्ट ब्लॉक में 6 पॉइंट्स हैं, सेकंड में थर्ड, फोर्थ में थर्ड में थर्ड, थ्री। तो आपने कहा ये सर डायमेंशंस वगैरह में होता क्या है, थोड़ा सा गाइड करिए। मैंने कहा देखिए फिट्जगेराल्ड एट एल ने समझाया कि 6 में से फर्स्ट टू जो है कॉम्पिटिटिवनेस एंड फाइनेंशियल मेजर्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो जो दो हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, वो पास्ट का बता रहे हैं कि आपने पास्ट में क्या किया था। और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए मेजर्स के, ये बकायदा चार्ट उन्होंने ही दिया, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये उन्होंने ही दिया कि ये टाइप ऑफ मेजर्स क्या हो सकते हैं, रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन, सेल्स ग्रोथ, मेजर्स ऑफ कस्टमर बेस एक्सेट्रा, आप खुद पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल के लिए भी इसीलिए बताया। उन्होंने कहा इसको हम बोलेंगे रिजल्ट्स। क्या बोलेंगे इसको हम? रिजल्ट्स। और सेकंड चीज उन्होंने क्या बोली, उन्होंने कहा डिटर्मिनेंट्स। अब ये डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं, रिजल्ट्स तो दो हैं, कॉम्पिटिटिव और फाइनेंशियल। डिटर्मिनेंट्स जो है वो आप ऐसे कुछ वर्क कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि आपका प्रेजेंट में और फ्यूचर में बिजनेस डेवलप हो, उसको कहते हैं आप डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स 4 पार्ट्स में, 4 डायमेंशंस में डिवाइड होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड इनोवेशन। ठीक है? तो आपने कहा कि सर अगर हम अच्छी क्वालिटी डिलीवर करेंगे, एस्थेटिक्स वगैरह अच्छे होंगे, हमारा हम कॉम्पिटेंट होंगे, हमारा इजी एक्सेस होगा, सिक्योर होगा, इस तरीके की अगर हम चीजें रखते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रेजेंट में भी बिजनेस आएगा, फ्यूचर में भी।
तो उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए कि हम रिलायबल होना चाहिए, हमारा बिजनेस रेस्पॉन्सिव होना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। आपने कहा हाँ सर, एस्थेटिक्स अच्छे होने चाहिए, क्लीननेस होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, एक्सेट्रा। आपको बोला कि आपको ये मेजर्स रखने हैं कि ये हैं या नहीं, अगर हैं तो आप फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं। जरूरी नहीं सारे मेजर्स सब जगह लगे, सिचुएशन टू सिचुएशन बेस पे डिपेंड करेगा। फिर उन्होंने कहा था हाँ सर, इसके बाद क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता था, हमने समझा था फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर 3 तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वॉल्यूम रिलेटेड, डिलीवरी स्पीड रिलेटेड, स्पेसिफिकेशन रिलेटेड। मतलब अगर ज्यादा वॉल्यूम आ जाए अचानक तो क्या हम उसको कैटर कर सकते हैं, यानी अगर डिलीवरी की, अगर हमसे कहा जाए स्पीड, रश ऑर्डर्स वगैरह है तो क्या हम उसको कैटर कर सकते हैं यानी, या स्पेसिफिकेशन में कुछ चेंजेस, जैसे लॉयर के पास हर केस अलग आता है, तो अगर स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा चेंज करके आए तो क्या हम उसको कैटर कर सकते हैं या हम कैटर नहीं कर सकते, ये पॉइंट था। फिर आपने कहा कि सर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी क्या है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हमने कहा कि देखो हम लोग एफिशिएंट होने चाहिए, कम से कम इनपुट लगा के ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें। एफिशिएंसी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, आपने कहा रेट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बहुत हाई होना चाहिए। तो आपने कहा कि यार ये भी हमें देखना है, कम से कम रिसोर्सेज लगा के ज्यादा से ज्यादा आउट प्रोड्यूस करें, और ज्यादा आउटपुट जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी स्पीड बहुत तेज हो। फिर आपने कहा इनोवेशन, बिना इनोवेटिव आइडियाज के तो हम कहीं बच ही नहीं पाएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक स्टूडेंट ने मुझे फ्लाइंग रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया था, परिक्रमा का एग्जांपल दिया था कि देखो सिर्फ फूड ही सब कुछ नहीं है, कि खाना सर्व कर देना सब कुछ नहीं है, आपको इनोवेटिव वे में खाना सर्व करना पड़ेगा ताकि लोग आए आपके पास, है ना। अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आपको इनोवेशन जरूर लेके आनी पड़ेगी, इंडिविजुअल लेवल पे भी और प्रोसेस लेवल पे भी। जहां पे इंडिविजुअल लेवल पे आपको लगता है कि थोड़ी छोटी छोटे छोटे इनोवेशंस की जरूरत है वो करिए, प्रोसेस लेवल पे लगता है तो वो करिए। बस ये याद रखना कि जो खर्चा आप कर रहे हैं वो रिकवर हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया इनोवेशन पे कि वो रिकवर ही ना हो। ठीक है, आपको आपको ये याद रखना है, और टाइमली आपको इनोवेटिव चीजों को इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में। फिर आपने कहा सर स्टैंडर्ड्स, आपने ये तो बना दिए, सारे डायमेंशन सोच लिए, मेजर सोच लिए, अब आपने कहा कि सर स्टैंडर्ड्स कैसे सेट करें, मतलब टारगेट वगैरह कैसे सेट करें। मैंने कहा जब आप टारगेट सेट कर रहे हो, मतलब स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, तो 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा आपने। आपने कहा कैसे कैसे, कौन कौन से हैं वो पॉइंट्स। जो स्टैंडर्ड्स हो वो जब आप इंप्लीमेंट करें लोग ओनरशिप फील करें। सेकंड सेकंड वो अचीवेबल इन नेचर होने चाहिए और इक्विटेबल होने चाहिए। आपने कहा क्या मतलब ओनरशिप को, मैंने कहा ओनरशिप से मतलब यह है, आपने जैसे मान के चलिए स्टैंडर्ड सेट किए, आपने स्टैंडर्ड सेट किया, अब आपने जब स्टैंडर्ड सेट किए तो लोग जो है ये सोच रहे हैं कि यार ये हमारे लिए नहीं है, इतने डिफिकल्ट स्टैंडर्ड सेट कर दिए हमारे को, ये तो हमारे लिए नहीं है, हमने हमसे बात ही नहीं की। डिफिकल्ट नहीं, ये हमारे लेवल के है ही नहीं, या हमारे को लगता ही नहीं ये हमारे लिए बने हैं, तो किसी और के लिए बने। तो आपको अपनी टीम को साथ लेके चलना होगा, पार्टिसिपेशन इंप्रूव करना होगा, ताकि वो फील करें हाँ हम ये अचीव करेंगे, ये हमारे लिए ही है, हम अगर ऐसा करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल रीच होगा। तो उनके अंदर एक ओनरशिप का पार्ट आना चाहिए, एक फीलिंग आनी चाहिए। अचीवेबल, अचीवेबल का मतलब होता है आप कहेंगे कि सर, उनको ये फील आना चाहिए कि हाँ ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट लाइक कि ये अचीव नहीं किया जा सकता, तो वो मोटिवेट होंगे। अगर आप उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिकल्ट बना देंगे तो वो उसको अनअचीवेबल समझ के उसको परफॉर्म करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो वो डिफिकल्ट होना चाहिए बट टू अ सर्टेन लेवल। आपने कहा एक्विटेबल, एक्विटेबल का मतलब होता है कि देखिए सबके लिए आपकी डिफिकल्टी लेवल बराबर होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि यार आपने एक पर्सन, मैंने एग्जांपल लिया था, एक पर्सन है मान के चलिए साउथ इंडिया में, उसको नॉर्थ इंडिया का रेस्टोरेंट चलाना है, और एक नॉर्थ इंडिया में जैसे नॉर्थ इंडिया का रेस्टोरेंट चलाना है, 2 ब्रांचेस हैं। अब साउथ इंडिया में साउथ इंडियन फूड का ज़्यादा सेल होती है ना कि नॉर्थ इंडियन। तो अगर आप उसके सामने भी सेम टारगेट्स रख देंगे जो आपने नॉर्थ इंडियन वाले के सामने रखे हैं, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम और हर कि वो पर्सन वो टारगेट्स मीट कर पाए। क्योंकि बड़ा नेचुरल सी बात है, नॉर्थ इंडिया में सेल आसानी से नॉर्थ इंडियन फूड होता है, साउथ इंडिया में नहीं होता। ठीक है वहां पे होता है लेकिन कंपैरेटिवली रिलेटिवली लो होता है। तो आपने कहा कि सर टारगेट शैल बी इक्विटेबल, उसको एडजस्ट करना चाहिए ताकि इट शैल नॉट बी इनजस्टिस, इट शैल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस फॉर एनीवन। तो इस तरीके से आपको टारगेट सेट करने हैं, मतलब स्टैंडर्ड सेट करने हैं।
अब आपने कहा कि सर स्टैंडर्ड्स तो सेट कर दिए, अब लास्ट क्या मैंने कहा, लास्ट है रिवॉर्ड सिस्टम। लास्ट क्या है, रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्लैरिटी, मोटिवेशन एंड कंट्रोलेबिलिटी। आपने कहा कि सर रिवॉर्ड सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए जिससे आपको एकदम क्लियर हो कि आप क्या करेंगे तो आपको क्या रिवॉर्ड होगा। जरूरी नहीं सिर्फ फाइनेंशियल मेजर्स फुलफिल करने की वजह से रिवॉर्ड हो, कई बार पीयर कॉम्पिटिटिव एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से रिवॉर्ड रखते हैं, कई वजह से रिवॉर्ड्स रखते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरीली कि दैट हम सिर्फ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एक ही बेस पे करें, फाइनेंशियल बेस पे नहीं। जो भी हो आपका रिवॉर्ड एकदम क्लियर होना चाहिए। इट शैल बी मोटिवेटिंग। अच्छा, चाहे आप रिवॉर्ड क्लियर करने के लिए आपको चाहे एचआर रखो चाहे कुछ भी रखो, आपकी पॉलिसी एकदम उनको क्लियर होनी चाहिए। इट शैल बी मोटिवेटिंग। आपका ये नहीं होना चाहिए कि उन रिवॉर्ड्स के चक्कर, उस पर्टिकुलर रिवॉर्ड के चक्कर में वो डिमोटिवेट हो। आपने कहा क्यों, आपने रख दिया, आपने कहा कि देख भाई ऐसा है, अगर ये अचीव करेगा तो 100 रुपीज दूंगा और नहीं कर पाया तो 200 लूंगा। वो कहेगा भाड़ में जा। आपको उसको पिनलाइज नहीं करना, उसको एक फील आना चाहिए कि वो एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक पार्ट ऑफ टीम है। ये नहीं कि वो हर इनिशिएटिव लेने से घबराए कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरी ऐसी तैसी बच जाएगी। ठीक है, उसके अंदर से फियर दूर करना है। और कंट्रोलेबिलिटी, आपके रिवॉर्ड सिस्टम इस उन उन मेजर्स पे डिपेंड होने चाहिए जो कि उसके अंडर कंट्रोलेबल हो। इट्स नॉट लाइक कि आपने कोई भी एक्सपेंडिचर उसके ऊपर एलोकेट कर दिया और कहा कि यार ये तो तेरा प्रॉफिट आया ही नहीं, तो तेरे को क्यों प्रॉफिट बेस पे रिवॉर्ड करो। जिस बेस पे भी कर रहे हैं वो उसके हाथ में होना चाहिए। वो पर्सन जिसके लिए रिवॉर्ड हो रहा है, वो पर्सन उसको कंट्रोल कर पाए, ये आपने कहा। फिर आपने कहा यहां तक हो गया। अच्छा, अब आपने कहा यहां तक क्लियर है। अब अगला आ गया कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस प्रिज्म। एंडी नीली, क्रिस एडम्स। वैसे माइक भी था लेकिन हम क्या करते हैं, इन्हीं दो का नाम लेते हैं। एंडी नीली, क्रिस एडम्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुमने सारे कॉन्सेप्ट लगा दिए, बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस पिरामिड वगैरह सब लगा दिए ना। अच्छा अब एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता तुमने गलती की। हमने कहा क्यों, क्या गलती हो गई। कहता है कि आपको ये सोचना चाहिए कि स्टेक होल्डर कौन है सबसे पहले तो। हमने कहा क्या मतलब, हम अभी तक सोच तो रहे हैं शेयर होल्डर। कहता मैं शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्टेक होल्डर की। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्टेक होल्डर की। उन्होंने क्या कहा, ये बताओ कि आखिर का स्टेक होल्डर कौन कौन हो सकता है। बहुत सारी तरीके के स्टेक होल्डर होते हैं, आपको ही पता है। इन्वेस्टर स्टेक होल्डर है, आपने कहा कस्टमर्स एंड इंटरमीडियरी स्टेक होल्डर्स हैं, आपने कहा कि सर एम्प्लॉयज हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। इंटरमीडिएट क्या होता, कौन होता है, होलसेलर, रिटेलर वगैरह। आपने कहा कि सर रेगुलेटर कम्युनिटीज वगैरह हमारे स्टेक होल्डर हैं। रेगुलेटर मतलब गवर्नमेंट, कम्युनिटी मतलब जिस सोसाइटी में आप रह रहे कर रहे हैं काम। आपने कहा सप्लायर्स हमारे स्टेक होल्डर हैं, मतलब जो भी हमसे डील कर रहा है वो सभी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स को हमें सेटिस्फाई करना है, रेदर आपको आपको क्या सोचना है, आपको स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए, दैट शैल बी हु आर द स्टेक होल्डर्स एंड व्हाट डू दे वांट एंड नीड फ्रॉम अस। हमारे स्टेक होल्डर्स कौन है और वो हमसे क्या चाहते हैं और क्या नीड करते हैं। बड़ा ही सिंपल और लॉजिकल क्वेश्चन है कि आखिरकार हमारे स्टेक होल्डर कौन है, वो चाहते क्या है और हमसे नीड क्या करते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या होना चाहिए, व्हाट डू वी वांट फ्रॉम आवर स्टेक होल्डर। देखो अभी तक हमने ये नहीं सोचा था, अब हम क्विट प्रो क्यू सोच रहे हैं, समथिंग इन रिटर्न। तो आपने कहा कि भाई हमें भी तो कुछ चाहिए। जैसे अगर शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है, आप उससे कैपिटल चाहते हैं। रेगुलेटर है, आप चाहते हैं लॉस ऐसे हो कि आप अच्छे से काम कर सके। चाहते हो कि नहीं चाहते आप यही चीज चाहोगे कि नहीं चाहोगे। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे स्टेक होल्डर्स हमसे क्या चाहते हैं, पहला क्वेश्चन कौन स्टेक होल्डर्स हैं और क्या चाहते हैं। सेकंड, हम उनसे इन रिटर्न क्या नीड करते हैं, क्या वांट करते हैं। अब इन सबको फुलफिल करने के लिए आपने कहा कि सर हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, गोल्स बना दिए ना हमने, अब इसके हिसाब से गोल सेट कर लिए कि हम ये चाहते हैं वो ये चाहते हैं। उसके लिए हमें फुलफिल दोनों चीजों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी कि क्या हमारी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा अच्छा ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यहां पे स्ट्रेटेजी गोल्स के बाद बनती है, जबकि बैलेंस स्कोर कार्ड वगैरह में हर जगह गोल से पहले बनती थी। तो आपने कहा स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अब आप कह रहे हैं ये स्ट्रेटेजी जो बनाई, इनको फुलफिल करने के क्या हमारे पास प्रोसेस हैं, क्या हमारे पास जो भी रिक्विजिट प्रोसेस हैं वो हैं। अगर नहीं है तो रिक्विजिट प्रोसेस डेवलप करो। जब प्रोसेस डेवलप करने बैठे, क्या हम ये कैपेबल हैं कि उन प्रोसेसेस को फुलफिल कर पाए। ठीक है, हमने प्रोसेस सेट कर दी, लेकिन क्या हमारे पास रिक्विजिट कैपेबिलिटी है।
आपने कहा फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस है ही नहीं, प्रोसेस बनाना है, फाइनेंस चाहिए, है ही नहीं, कहां से दोगे बताओ। तो आपने कहा कितनी हमारी कैपेबिलिटी है उसको देखो। तो आपने कहा ये मत देखो सिर्फ कि स्ट्रेटेजीज क्या है, आपको मतलब 3 चीजें लेके चलनी है। क्या करना है? What strategies do we put in place to satisfy the sets of wants and needs? Sets of wants and needs मतलब हमारी भी और स्टेक होल्डर की भी। What process do we need to put in place to enable us to execute our strategies? क्या हमारी प्रोसेसेस होनी चाहिए ताकि हम स्ट्रेटेजीज को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकें? What capabilities, bundle of people, practices, technology, infrastructure do we need to put in place to allow us to operate our processes more effectively and efficiently? तो आपको क्या चाहिए? कैपेबिलिटी, पीपल चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या आपके पास जो चाहिए वो है या नहीं है? नहीं है तो उसको अरेंज करो। तो आपने कहा ठीक बात है सर, ये क्वेश्चंस अगर हम पूछने लग जाएं तो हमारा बिजनेस ज्यादा बेटर वे में ऑपरेट करेगा। तो आपने कहा कि ठीक है, हर चीज का हम मेजर बनाएंगे कि यार हर चीज का कि हम ये कर पा रहे हैं या नहीं, क्या उसको चाहिए, क्या हमें चाहिए, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए हर चीज को, कि क्या हम स्ट्रेटेजीज फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, क्या प्रोसेसेस मेजर्स चूज कर लिए क्या, जिससे हमें पता चल जाए कि प्रोसेसेस को हम मीट करने के लिए मेजर्स जो हमने रखे थे वो मीट हो रहे हैं या नहीं। ऐसे ही कैपेबिलिटीज का पहले मेजर्स रखा, उसका टारगेट डिसाइड कर लिया कि वो टारगेट अगर मीट हो रहा है तो ठीक है, हम कैपेबिलिटीज जनरेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमने प्रोसेसेस बना पाएंगे एक्सेट्रा। तो आपने कहा ठीक है। तो आपने कहा कि सर बिल्कुल सही बात है। देखिए प्रोसेसेस का मतलब ये नहीं है, देखिए प्रोसेसेस कई तरीके की होती हैं। कई लोग सोचते हैं कि सर प्रोसेसेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, प्रोसेसेस का मतलब सारी प्रोसेसेस। मैंने कहा सारी नहीं, हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं विनर प्रोसेसेस पे, ना कि क्वालिफायर। प्रोसेसेस कई तरीके की होती हैं, हमें विनर प्रोसेसेस पे वर्क करना है, ना कि क्वालिफायर प्रोसेसेस पे। और प्रोसेसेस हमारी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, मेजर्स हमारे बड़े अच्छे होने चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा, क्विड इन फ्रांस के अंदर कोई एक जगह थी, मैं भी भूल रहा हूँ, वहां का मैंने एग्जांपल लिया था, जहाँ पे एक लेडी, दो लेडीज ने एक अवार्ड जीता था। एक अवार्ड नहीं, एक कूपन के थ्रू वो ट्रिप पे गई थी। ट्रिप में उनको बहुत परेशानी हुई, लौट के आई, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, सिंपल मनी रिटर्न कर दिया, 1 क्विड। 1 क्विड था, क्या था पता नहीं, हाँ। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे ये 1 क्विड से क्या मतलब। अब कायदे में अगर सोचा जाए तो आपने तो अपने मेजर्स को मीट कर दिया, आपने तो मेजर्स को मीट कर दिया, आपने कहा कि ठीक है हमारे तो मेजर्स मीट हो गए, 10 डेज के अंदर में रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, हमने रिस्पॉन्ड कर दिया। लेकिन क्या पीपल सेटिस्फाइड है? नहीं। तो आपको एक एक चीज बड़े डिफरेंट वे में सोचना पड़ेगा। क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन आया? नहीं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कौन कौन सी आपकी प्रोसेसेस कॉम्पिटिटिव डिस्टिंग्विशन है, आपको सोचना पड़ेगा और उनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। सारी ऐसे ही नहीं होती, कुछ ला रही होती है, कुछ नहीं ला रही होती, तो उनके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, मतलब वैल्यू एडेड प्रोसेसेस पे। कैपेबिलिटी में भी आपको 5 तरीके की कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, याद रखिए 4 to 5 तरीके की। पीपल के रिलेटेड मतलब ह्यूमन कैपिटल, प्रैक्टिसेस मतलब पॉलिसीज वगैरह डेवलप करनी पड़ेंगी। आपने कहा कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, टेक्नोलॉजी मतलब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह होनी चाहिए। फिर हम आ गए थे परफॉर्मेंस मेजर्स के अंदर प्रॉब्लम्स पे। क्या हमारी प्रॉब्लम्स में बेनिफिट, आपने खुद कर लीजिए। प्रॉब्लम्स में मैंने कहा था एक है मायोपिया। मायोपिया के अंदर हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट टर्म इश्यूज जो है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म इश्यूज। आपने कहा कि सर दूसरा होता है गेमिंग। गेमिंग में हम क्या करते हैं, हम डिसफंक्शनल बिहेवियर शो करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी अपनी डिवीजन का जो भी प्रॉफिट मीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल तक का नुकसान करने को रेडी हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हम चालाकी करेंगे, ट्रिक करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम मशीन नहीं खरीदेंगे, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन हम यहाँ तक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ फर्ज करेंगे, लेकिन हमें बस अपना टारगेट मीट करना है। आपने कहा कि सर ऑसिफिकेशन, हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यार हमारे करंट जो मेथड्स हैं वो तो पहले ही बहुत अच्छे हैं, तो उनको चेंज करने की क्या जरूरत है, वो तो पहले ही अच्छा गुड रिजल्ट्स ला रहे हैं, तो वो मेजर्स को मत चेंज करो, नए किसी मॉडल को मत लेके आओ, ना परफॉर्मेंस प्रिज्म ना कुछ और, जो चल रहा है वैसे ही चलने दो। टनल विजन, आपने कहा कि सर हम सिर्फ और सिर्फ कुछ मेजरमेंट्स पे ध्यान देते हैं,
और वो मेजरमेंट्स पे सिर्फ लिमिटेड मेजरमेंट पे ध्यान देने के चक्कर में ऐसा पॉसिबल है कि हम बाकी एरियाज में बाकी चीजों को नुकसान पहुंचा दें। उसको टनल विजन कहते हैं। सब ऑप्टिमाइजेशन मतलब जो भी डिसीजन हम ऐसा ले रहे हैं जो कि हमारी डिवीजन के लिए तो अच्छा है लेकिन कंपनी एज अ होल के लिए अच्छा नहीं है, गोल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आपने कहा मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब हम डेटा को करेक्टली प्रेजेंट नहीं कर रहे और मिस इंटरप्रेटिंग मतलब डेटा को सही से इंटरप्रेट नहीं कर रहे। ठीक है, फिर आ गया बेंचमार्किंग स्कीम्स। फिर आ गया बेंचमार्किंग स्कीम्स। आपने कहा अच्छा सर ये क्या होता है बेंचमार्किंग स्कीम्स। आपने कहा कि सर बताइए बेंचमार्किंग क्या होती है। देखिए मैंने आपको बेंचमार्किंग शुरुआत की थी शुको से, शुको सेकेंडमेंट से। मैंने आपको बताया था हम लोग क्या करते थे, हम लोग जापान में अपनी टीम को लेबर को सामने वाले की कंपनी में भेजते थे ताकि वो वहां पे सीख के आए और यहाँ पे इंप्रूवमेंट लाए। तो आपने कहा हाँ सर इस तरीके से होता था। फिर मैंने आपको जेरोक्स का एक पूरा केस बताया था कैसे जेरोक्स ने अपने अंदर बेंचमार्किंग लेके आए। टॉप मोस्ट मतलब फोटोकॉपियर में ऐसा था कि फोटोकॉपी मशीन ना बोल के लोग उसको कहते थे जेरोक्स। इस तरीके की सिचुएशन थी। मतलब आज भी कई लोग कहते हैं फोटोकॉपी करा लो, नहीं वो कहते हैं जेरोक्स करा लो। इस तरीके की सिचुएशन थी। तो उनका जापानीज कंपनी की वजह से जो एंट्री की वजह से उनको नुकसान होना शुरू किया था और उन्होंने फिर अपने ऊपर किस तरीके से चेंजेस किए थे। इवन वो जापान में जाके उन्होंने समझा था कि किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। ये पूरा केस आपका पेज 8-50 पे था, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बेंचमार्किंग कितनी तरीके की होती है देखिए। शुरुआत कैसे हुई थी बेंचमार्किंग की, कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग कैसे हुई थी। हम रिवर्स इंजीनियर करके देखते थे कि आखिरकार ये जो प्रोडक्ट है ये बना कैसे है। रिवर्स इंजीनियर करके देखते थे ये जो प्रोडक्ट है वो बना कैसे है, ये सोचते थे। आप कहते थे कि अच्छा ये प्रोडक्ट इस तरीके से बना है और ताकि हम अपने आप को इंप्रूव कर सकें। फिर धीरे धीरे हमने प्रोडक्ट को ना देख के प्रोसेसेस को देखना शुरू किया कि यार अच्छा प्रोडक्ट तो ठीक है, इसके यहाँ काम करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस यूज हो रही हैं, हम कैसे कर रहे हैं, उसको आपने प्रोसेस बेंचमार्किंग का। फिर उसके अंदर आपने और आगे बढ़े, आपने कहा फंक्शंस। सिर्फ प्रोसेस के बारे में सोचिए, ये सोचिए कि उसके यहाँ किस तरीके के फंक्शन है, अकाउंटिंग सेल्स वगैरह, और हमारे यहाँ किस तरीके से फंक्शंस है। फिर आप थोड़ा सा और बढ़े, वो कैसे स्ट्रेटजीज बनाते हैं दूसरी कंपनीज और हम कैसे बनाते हैं। ऑब्वियसली हम लोग कर क्या रहे हैं, दूसरी कंपनीज को देख के खुद लर्न करने। ऑब्वियसली हम लोग ऐसी कंपनीज की बात कर रहे हैं जो अपने डेटा हमारे साथ शेयर करने को रेडी है। जो शेयर करने को रेडी नहीं है उसके साथ हम बात नहीं करते उसके बारे में। और ऐसा नहीं होता कि कोई कंपनी शेयर करने को रेडी ना हो, एक्सेप्ट सीक्रेट थिंग्स, वो लोग सब कुछ शेयर करने को रेडी होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, आप भी पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त भी पढ़ रहा है। इट्स नॉट लाइक कि आपका दोस्त आपको अपने नोट शेयर करने से मना कर देगा और वो सोचेगा कि कहीं ये पास ना हो जाए, मैं फेल ना हो जाऊं। ऐसे नहीं होता। सब अपने अपने तरीके से कंपटीशन में है, सब साथ में चल रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है ले ले भाई, मेरा क्या है, अब मेरी बुक है, ओपन टू ऑल है, कोई भी ले ले, कोई दूसरा टीचर ले ले, मैं मना कर रहा हूँ क्या, ले ले भाई, क्या दिक्कत है, मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आप अपने पास कंस्ट्रेंट करके नहीं रखते इन्फॉर्मेशन को। फिर आपने कहा स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग तो हो गया। फिर आपने कहा ग्लोबल। आपने कहा कि यार यही क्यों सोचे कि इंडिया के अंदर ही बेंचमार्क करें या अपनी कंट्री में ही बेंचमार्क करें, दुनिया में उसी चीज को करने के कितने तरीके हैं उसको देखते हैं, क्या पता इससे बेटर वे हो, और उसको अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। अब उसको करने के चक्कर में लोगों ने कहा इंटरनल बेंचमार्किंग और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। आपने कहा कि सर इंटरनल बेंचमार्किंग मतलब हमने अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे यूनिट से बेंचमार्क किया, और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग मतलब हमने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बेंचमार्क किया। ठीक है ना। तो आपने कहा ठीक है सर, होता है ग्लोबलाइज कर रहे हैं तो आपने ग्लोबल लेवल पे भी इंडियन लेवल पे भी आपने कहा इंडियन कंपनी या बाहर की। अच्छा, बेंचमार्किंग को जनरली टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है, इंटर ग्रुप बेंचमार्किंग एंड इंटर इंडस्ट्री बेंचमार्किंग। इंटर ग्रुप बेंचमार्किंग मतलब आपकी सिमिलर इंडस्ट्री में एक ही इंडस्ट्री है और उसी के अंदर आप बेंचमार्क कर रहे हैं। ठीक है। इंटर इंडस्ट्री का मतलब आपने कहा कि यार मैं, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, एक स्कूल की बुक्स का पब्लिशर है, वो नॉर्मल लेटस से न्यूज़पेपर या नॉर्मल बुक्स पब्लिशर के पास जाके उससे बेंचमार्क करता है। देखिए इंडस्ट्री अलग हो गई, लेकिन काम तो सिमिलर तरीके का है, तो वो इम्प्रूव कर सकता है ना। तो आपने कहा हाँ सर, उसको इंटर इंडस्ट्री बेंचमार्किंग कहते हैं। ठीक है। आपने कहा कि सही बात है सर, बेंचमार्किंग के लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं। अगर हम मान के चलिए, अगर हमें लगता है कि हमारे को कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं,
तो उसके एनालिसिस के बेस पे अगर हमारा मान के चलिए हमें लगता है कि हमारा हमारा हमारी पोजीशन 0 पोजीशन नहीं है, हम लोग नेगेटिव परफॉर्मेंस गैप लेके आ रहे हैं, तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट करना शुरू करते हैं। और इम्प्रूवमेंट करने के बाद फिर से आप देखते हैं कि यार अब इम्प्रूवमेंट करने के लिए रिकमेंडेशन जो भी बनाते हैं आप उसको फिर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और मॉनिटर करते हैं कि इम्प्रूवमेंट अब हुआ या नहीं हुआ जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके बाद। ठीक है ना? आपने कहा ठीक है सर। बेंचमार्किंग के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे हर जगह प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है आपका, वैसे बेंचमार्किंग का है कि आप बेंचमार्क कर रहे हैं तो वो लीगल काम के लिए बेंचमार्क होना चाहिए, इलीगल काम के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इलीगल काम के लिए बेंचमार्क किया। डेटा का एक्सचेंज होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आप डेटा लें, डेटा देने, ये गलत है। आपका डेटा का क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर किसी ने आपको बेंचमार्क की अपना डेटा शेयर किया है तो वो कॉन्फिडेंशियल रखना है आपने, ये नहीं कि आप बांटते फिरे, ये कोई लॉजिक नहीं है। यू शैल कीप इट सीक्रेट, वो आपने उसने उसने आपको बहुत कॉन्फिडेंशियल वे में दिया है। प्रिंसिपल ऑफ यूज, जिस यूज के लिए आपको डेटा दिया गया है आपको उसी यूज को के लिए यूज करना है, ये नहीं आप बाकी चीजों के लिए भी यूज करने बैठ जाएं वो डेटा, वो गलत है। ठीक है? आपने कहा कि सर जो फर्स्ट पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपको उसी के हिसाब से वर्क करना है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से काम करना है और किसी तरीके से काम नहीं करना, और आप रेस्पॉन्सिबल हैं अपने पार्टी के लिए, कम्युनिकेट करेंगे आप जब भी जो वो पूछेगा। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, आपने कहा कि सर किसी और का डेटा यूज करने से पहले उससे पूछ लो कि भाई तुम्हारा डेटा है, क्या हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं। प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन का मतलब जिस तरीके से आपको कहा गया है आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करेंगे ताकि जिसने आपके साथ शेयर किया है उसके डेटा का भी मिसयूज ना हो और वो भी क्रिटिसाइज ना किया जाए कहीं पे भी, उसकी भी गुडविल हैम्पर ना हो कहीं पे भी। फिर आ गए हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर। अब ये क्या था? मैंने आपको समझाया था कि देखिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट प्रॉफिट सेक्टर मतलब जैसे आप पुलिस, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह की बात कर रहे हैं, ऐसे ही एनजीओ वगैरह भी होते हैं। भाई इन लोगों का वर्क जो है, चाहे वो पुलिस हो, एनजीओ हो, कुछ भी हो, इन लोगों का वर्क है कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना। इनका प्राइमरी वर्क फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करना, नहीं। तो अगर यहाँ पे बैलेंस स्कोर कार्ड बनाएंगे ना तो ये थोड़ा सा एडेप्टिव बैलेंस स्कोर कार्ड हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट पर्सपेक्टिव जो बन जाएगा वो कस्टमर पर्सपेक्टिव बन जाएगा, ना कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। यहाँ पे एडेप्टिव हो जाएगा बैलेंस स्कोर कार्ड, और फर्स्ट पर्सपेक्टिव क्या हो जाएगा आपने का कस्टमर पर्सपेक्टिव प्रायोरिटी हो जाएगा, ना कि आपने का फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। समझ आ गया? आपने का ठीक है सर। ये चीज हम नीचे अभी देखते हैं पेज 8-62 पे कि जब आप बैलेंस स्कोर कार्ड बनाएंगे फर्स्ट क्या हो जाएगा? कस्टमर पर्सपेक्टिव, सेकंड क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह नहीं होगा, रादर क्या होगा? फंड्स रेस करना, फंड्स ग्रो करना, फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉपर्ली, यूटिलाइज करना प्रॉपर्ली, ये आपका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे, आप यहाँ पे इन्वेस्टर दूसरे तरीके से है, यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्टर है, यहाँ पे आपको चैरिटी इन्वेस्टर है, चैरिटी वगैरह में पैसे आ रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। तो आपने कहा ठीक है सर, इसमें हमारे साथ क्या होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इसमें एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता। जैसे हमने हॉस्पिटल का एग्जांपल लिया था, तो आप क्वालिटी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, आप इनोवेशन भी करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो आपको इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना, और कई बार कुछ ओवरराइड भी कर रहे होते हैं, उनके मेजर्स को मेजर करना, उनके जो भी मेजरमेंट है सेट करना परफॉर्मेंस का, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। उसमें ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि उन्होंने आउटपुट जो लाए, जो भी डिजायर्ड आउटपुट है वो है या नहीं, क्योंकि कई जगह सब्जेक्टिव क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं। प्रॉफिट मेजर होता नहीं यहाँ पे, आरओआई आरआई के बेस पे तो डिसाइड होता नहीं। यहाँ तो आपको अपने फंड्स को ज्यादा से ज्यादा लेके आना है और उनको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। आपने कहा कि सर नेचर ऑफ सर्विसेज नीडेड, आपने कहा कि यार सर जो भी सर्विसेज हैं वो आप कह रहे हैं कि यार किस तरीके की सर्विसेज है, और आपने कहा कि सर उन सर्विसेज को आपने आपने यही बात बोली कि आपके किस तरीके की सर्विसेज आपकी हैं, आ, उनके अंदर कॉस्ट यूनिट डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये हमने क्वेश्चन में भी देखा था।
ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है कि हम उनके यूनिट्स, कॉस्ट यूनिट्स वगैरह डिफाइन कर सकें, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव, अगर आप कॉस्ट यूनिट वगैरह बनाएंगे तो बजट कंस्ट्रेंट हो जाएगा, तो आपके ऑब्जेक्टिव से कई बार वो कॉन्ट्राडिक्ट करने लगेगा। आपने कहा कि सर यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे यार बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, हमारे पास फाइनेंस रेस करना मुश्किल काम होता है, फाइनेंस के लिए बड़े लिमिटेड जगह होती हैं, ये नहीं कि इन्वेस्टर के पास गए उसने पैसे दे दिया, यहाँ पे चैरिटी वगैरह के साथ चलना है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत है पॉलिटिकल, सोशल, लीगल कंसिडरेशन। आपने कहा उसमें क्या होता है? पॉलिटिकल, सोशल और लीगल कंसिडरेशन, आपने कहा कि सर हमारी हमारी लड़ाइयाँ बड़ी हैं, मतलब हम पॉलिटिकल सिनेरियो में फंसे पड़े होते हैं। सेंटर कुछ और चाह रहा होता है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और चाह रही होती है, म्यूनिसिपैलिटी किसी और की होती है, वो कुछ और चाह रही होती है, हम बीच में फंसे होते हैं। अगर हम लॉस में, हम बंद करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो सोशल कॉज के लिए है। आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो सोशल कॉज के लिए। यहाँ पे लीगल कंप्लाइंसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि आप सोशल कॉज के लिए लगे पड़े हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपने कहा ठीक है सर, तो इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम एक्सपर्ट्स रखते हैं, कंपैरिजन करते हैं सिमिलर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन से, और क्वालिटेटिव मेजर सेट करते हैं ताकि इन प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर सकें। इसके लिए एक मेजर, एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसको हमने कहा गया 3E, जिसे हम वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क भी कहते हैं। वैल्यू फॉर मनी सिर्फ इसी के लिए यूज नहीं होता, वैल्यू फॉर मनी तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है, लेकिन हमारे करिकुलम में वैल्यू फॉर मनी किसके लिए आ गया? सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये क्या कहता है? पहला ई क्या है? आपने का पहला है इकोनॉमी, सेकेंड ई क्या है? एफिशिएंसी, थर्ड ई क्या है? इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी का मतलब आपने कहा कि जो भी चीज हम खरीदें वो सबसे कम कॉस्ट पे खरीदें। आपने कहा एफिशिएंसी का मतलब कम से कम इनपुट लगा के आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें, और इफेक्टिवनेस मतलब जो आउटपुट निकला है वो आउटकम, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसको मीट करने में हेल्प करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका आउटपुट तो बहुत अच्छा निकला, बहुत ज्यादा निकला इनपुट के कंपैरिजन में, जो इनपुट लगाया उसमें आउटपुट बहुत ज्यादा निकला, लेकिन लेकिन वो आपको किसी भी तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं कर रहा, तो वो किसी काम का नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या है? लेट अस से आपने कहा कि सर आउटपुट हमने निकाला, ज्यादा पेशेंट्स हमने ट्रीट कर दिए, लेकिन हमने सही से ट्रीट नहीं किया। तो आपने कहा ज्यादा पेशेंट ट्रीट कर दिए, देखिए कम डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट ट्रीट करा दिए, फायदा क्या हुआ? फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हॉस्पिटल में लोगों को बढ़िया ट्रीटमेंट, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देना हमारा ऑब्जेक्टिव था, वही मीट नहीं हुआ। तो आपने कहा क्या फायदा? तो आपने कहा तीनों चीजों पे ध्यान देना होता है, नॉट जस्ट वन। इकोनॉमी मतलब कम से कम रिसोर्स की कॉस्ट लगे, आपने कहा एफिशिएंसी मतलब कम रिसोर्सेज लगा के ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें, और थर्ड आउटकम मतलब आपने कहा इफेक्टिवनेस अच्छी होनी चाहिए हमारी। ये हमारा पूरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8। ये हमारा पूरा था चैप्टर नंबर 8। किसी को कोई डाउट हो देन ही और शी मे आस्क।